मैं डॉक्टर रेणु रावत आज बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षणार्थियों के लिए शिक्षण प्रतिमान के तहत एक नया प्रतिमान लेकर आई हूँ, जो है रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। इस प्रतिमान के प्रवर्तक रिचर्ड सचमैन हैं। यह प्रतिमान बालकों के वैयक्तिक विकास एवं मानसिक क्षमताओं में अभिवृद्धि लाता है, जिससे बालकों को वैज्ञानिक दिशा तथा प्राकृतिक शक्तिशाली खोजों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। यह प्रतिमान वैज्ञानिक धारणा तथा वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, जो छात्रों को विद्वतापूर्ण परीक्षा या पूछताछ स्कॉलरली इंक्वायरी के लिए प्रशिक्षित करता है। इसमें छात्रों को पूछताछ की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिससे वे अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रतिमान का विकास 1966 में हुआ। इस प्रतिमान के प्रवर्तक रिचर्ड सचमैन हैं, जैसा आपको पहले भी बताया। किसी भी प्रतिमान में 4 मुख्य बिंदु होते हैं। पहला जो बिंदु होता है उसे हम बिंदु यानी कि तत्व, आधारभूत तत्व होते हैं किसी भी प्रतिमान के 4। पहला जो आधारभूत तत्व है वो है लक्ष्य या उद्देश्य। उसको इंग्लिश में हम फोकस कह सकते हैं। तो सभी प्रतिमानों का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिसे उस प्रतिमान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ये जो केंद्र बिंदु होते हैं, ये शिक्षण के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों से प्रभावित होते हैं और उसी प्रकार की जो क्षमता विकसित करते हैं, उसी प्रकार की क्षमताओं को, योग्यताओं को विकसित करते हैं, जिसके लिए ये लक्ष्य या उद्देश्य बनाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि बालक स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। अपनी जिज्ञासा की तृप्ति के लिए वह वस्तु और घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं और खोज करते हुए बड़े ही स्वाभाविक ढंग से पूछताछ प्रक्रिया को अपनाते हैं या भाग लेते हैं। पूछताछ प्रतिमान का उद्देश्य बच्चों को इस जिज्ञासा प्रेरित पूछताछ कौशल में उचित रूप से प्रशिक्षित करना है। प्रश्न पूछने के लिए उनको मोटिवेट करना है। इस प्रतिमान का जो मुख्य उद्देश्य है, छात्रों के मध्य या छात्रों में पूछताछ कौशल का विकास करना है, ताकि वो पूछताछ के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। जैसे वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता और विद्वान विचारक कोई बात क्यों होती है, इसकी गहराई में जाकर विभिन्न सिद्धांतों, विचारों की सृष्टि करते हैं। उसी रूप में बालक इस प्रतिमान में विभिन्न आंकड़ों को एकत्र कर उनके द्वारा कल्पित परिकल्पना की जांच कर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं कि घटना या बात के मूल में वास्तविक कारण क्या है। आप समझ रहे होंगे कि कल्पित परिकल्पना क्या है। जो बालकों ने हाइपोथेसिस बनाई है, हाइपोथेसिस एक तरह से अज्यूम्ड सॉल्यूशन होता है किसी समस्या का। इसके उपयोग से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न होता है। किसके उपयोग से? रिचर्ड सचमैन के इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल से। अगर वो उपयोग करते हैं इसका, तो उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। बालकों के व्यक्तित्व विकास एवं मानसिक क्षमताओं में अभिवृद्धि के लिए यह प्रतिमान उत्तरदायी है। बालकों को वैज्ञानिक दिशा तथा प्राकृतिक शक्तिशाली खोजों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए इस प्रतिमान का उपयोग किया जाता है या उद्देश्य है इसका। वैज्ञानिक धारणा तथा वैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रतिमान है ये। छात्रों को विद्वतापूर्ण पूछताछ के लिए यह प्रतिमान प्रशिक्षित करता है। इसमें छात्रों को पूछताछ की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होते हैं।
इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य छात्रों में ज्ञानात्मक पक्षों का विकास करना है। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है बालकों का, उसका डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है। छात्र स्वयं पूछताछ के माध्यम से अवधारणाओं की तार्किक ढंग से व्याख्या करते हैं। छात्र जो तथ्य हैं उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं इस प्रतिमान के माध्यम से। अब प्रतिमान का जो दूसरा तत्व है वो है संरचना। इसको इंग्लिश में सिंटैक्स भी कहते हैं। संरचना से जो अभिप्राय है वो ये है कि शिक्षण प्रतिमान के उन बिंदुओं से है जो शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं, फेजेज ऑफ टीचिंग आपने पढ़ा होगा, में निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों के अनुसार केंद्रित क्रियाएं उत्पन्न करना है। दूसरे शब्दों में अगर हम शिक्षण प्रतिमान की संरचना को इस प्रकार से समझें कि शिक्षण की जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज, शिक्षण के दौरान आप कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, कौन सी नीतियां, स्ट्रेटेजीज, युक्तियां, टैक्टिसेज और अंतःक्रियाओं, इंटरैक्शंस, इन सब को किस प्रकार से शिक्षण के दौरान क्रमबद्ध किया जाना चाहिए ताकि हमें डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त हो सकें। जो हमने वांछित उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जो वांछित हैं, जो डिजायरेबल हैं, जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं इन एक्टिविटीज के द्वारा, इन स्ट्रेटेजीज के द्वारा, इन टैक्टिसेज के द्वारा, इसमें जो इंटरैक्शन होगा उसके द्वारा। और ये जो संरचना है ये किससे संबंधित है? ये विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन से संबंधित है। इट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन और स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। रिचर्ड सचमैन का जो ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, इसकी संरचना में 5 फेजेज हैं। प्रथम अवस्था क्या है? समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। जैसे कि हमने कहा था ना, संरचना प्रस्तुतिकरण से संबंधित है पाठ के। तो प्रस्तुतिकरण करना या समस्या का सामना करना, पूछताछ करने के ढंग से परिचित कराना। पहली जो अवस्था है उसमें सबसे पहले समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और फिर पूछताछ के ढंग से छात्रों को परिचित कराया जाता है। दूसरी अवस्था है समस्या संबंधी प्रयोग करना। पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह, वस्तुओं और परिस्थितियों की प्रकृति की पुष्टि, समस्या या घटना के घटित होने की पुष्टि। द्वितीय अवस्था में समस्या संबंधी प्रयोग किए जाते हैं, उसके लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उनकी प्रकृति की पुष्टि की जाती है और घटना घटित होने की भी पुष्टि की जाती है। जो थर्ड फेज है, तृतीय अवस्था, वो है छात्रों व शिक्षकों के समस्या समाधान के लिए प्रयास। इसमें छात्र और शिक्षक समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयास करते हैं, इसके लिए प्रयोगीकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं, सार्थक चरों और तथ्यों को पृथक करते हैं, कार्यकरण संबंधों के बारे में परिकल्पनाएं बनाते हैं, उनकी जांच करते हैं। जो कॉज एंड इफेक्ट है, आखिर वो घटना क्यों हुई, वो कारण उसका जानने के लिए हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको भी वेरीफाई किया जाता है। चौथी अवस्था है सूचनाओं का संगठन। फिर जो भी सूचनाएं उन्हें मिली उनका संगठन, उनको ऑर्गेनाइज करना। समाधान या कारण का प्रस्तुतिकरण, समस्या का हल क्या है अथवा घटना के पीछे क्या कारण है, इस बारे में निष्कर्ष प्रस्तुत करना इस अवस्था में होता है। पंचम अवस्था में पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण, पूछताछ के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विश्लेषण करना और उसमें अपेक्षित सुधार करना। अब जो हमने शुरू में कहा था पिछले उसमें, समस्या का प्रस्तुतिकरण, जो पहली जो अवस्था थी, इसमें समस्या का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे? इसमें शिक्षक के निर्देशन में छात्र समस्या का चयन करते हैं, कोई एक प्रॉब्लम को चुन लेंगे। इस प्रतिमान में पूछताछ प्रक्रिया से अवगत होने और उसमें पारंगत होने पर जोर दिया जाता है। समस्या विशेष की घटना सामग्री और उसके घटित होने की औचित्यता पर नहीं
प्रतिमान ज्ञानार्जन करने और उसके उपयोग में यथेष्ट सहायता पहुंचाने में सहायक होता है। विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार के प्रश्न किए जाने चाहिए जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सके। विद्यार्थियों को सीधे ही यह नहीं पूछना चाहिए कि प्रस्तुत घटना के घटित होने का क्या कारण है अथवा समस्या का हल क्या है। किसी विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाए तो उसे तब तक प्रश्न पूछते रहने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है जब तक कि सभी परिकल्पनाओं की जांच के लिए पर्याप्त जानकारी इकट्ठी न हो जाए। विद्यार्थियों को अपने सहयोगियों से सहयोग प्राप्त करने अथवा उनसे परामर्श करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय अपने मस्तिष्क में आए हुए किसी भी स्पष्टीकरण या हल को उचित प्रश्न के द्वारा जांच अथवा पुष्टि कर सकता है। विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करने, सहायक सामग्री का उपयोग करने, प्रयोग एवं निरीक्षण आदि की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। इसका आशय यह है, इस प्रथम अवस्था में छात्र और शिक्षक एक समस्या का चयन करते हैं और पूछताछ के लिए शिक्षकों के द्वारा छात्रों को ये समझाया जाता है कि वो इसका कारण जानने के लिए कि समस्या क्यों आई, कैसे इसका समाधान होगा, उसके लिए वो प्रश्न करें और प्रश्न का उत्तर शिक्षक केवल हाँ या ना में उत्तर देगा। अगर वो हाँ या ना वाला प्रश्न नहीं है तो शिक्षक उन प्रश्न को पुनः संरचित करने के लिए कहेगा और पुनः ऐसा प्रश्न बनाने को कहेगा जिसका उत्तर केवल हाँ या ना में हो। अब द्वितीय जो स्थिति है, अवस्था है, वो है आंकड़ों का संग्रह। द्वितीय एवं तृतीय अवस्थाएं समस्या संबंधित प्रयोग करना दोनों हैं इसमें। दूसरी और तीसरी अवस्थाओं का संबंध पुष्टिकरण एवं प्रयोगीकरण हेतु विभिन्न प्रकार की सूचना और आंकड़ों के संग्रह से है, जो निम्न प्रकार से होता है। अभी आंकड़ों का संग्रह कैसे होगा? लगभग आधे घंटे तक समस्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए छात्र ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे जिनका उत्तर शिक्षक केवल हाँ या ना में देता है। छात्रों द्वारा यह पूछताछ उस समय तक चलती रहती है जब तक छात्र प्रस्तुत घटना या समस्या के स्पष्टीकरण तक नहीं पहुंच जाते। जब तक कि उनको समाधान तक नहीं पहुंच जाते, वो ये पूछताछ करते रहेंगे। छात्र एक समय में चाहे जितने प्रश्न पूछना चाहे उतने पूछ सकते हैं, कोई उन पर पाबंदी नहीं है, वो स्वतंत्र है प्रश्न पूछने के लिए। पूछताछ के समय अपने साथी छात्रों से परामर्श भी ले सकते हैं, छात्र विचार विमर्श भी कर सकते हैं। छात्रों व शिक्षकों के समस्या समाधान के लिए प्रयास, अब दोनों इसमें जो प्रयास करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? छात्र अन्वेषण तथा प्रत्यक्ष परीक्षण करके नए तत्वों से परिचित होने के लिए प्रदत्तों का संकलन करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, सूचनाओं का संग्रह करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस, अज्यूम्ड सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, तथा उनके आधार पर कारण कार्य संबंधों की परीक्षा करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। अब चौथी अवस्था वो है सूचनाओं का संगठन। चौथी अवस्था में क्या करते हैं? प्रदत्त एकत्रित करते समय सूचनाओं को संगठित किया जाता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे। शिक्षक छात्रों को एकत्रित प्रदत्त से, या जो प्रदत्त मीन्स डेटा से परिणाम निकालवाते हैं और परिणामों की व्याख्या करते हैं। संग्रह किए हुए आंकड़ों के सार्थक परिणाम निकालने का प्रयत्न किया जाता है तथा प्रस्तुत समस्या के समाधान अथवा घटना में निहित कारणों की सर्वोत्तम ढंग से व्याख्या करते हैं। पांचवी और अंतिम अवस्था में पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। इसमें छात्रों को उनकी पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण के लिए कहा जाता है और ये भी निर्णय लिया जाता है कि आवश्यक सभी सूचनाएं प्राप्त हुई या नहीं, या कुछ और सूचनाएं भी चाहिए उस समस्या के समाधान के लिए। शिक्षक पूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन तथा पुनः निरीक्षण करता है और उपयुक्त निर्णय लेकर निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। पूछे जाने वाले प्रश्न और दिए जाने वाले उत्तर किस प्रकार के थे, ये देखता है वो। प्रश्न किस प्रकार पूछे गए, किस प्रकार की परिकल्पना का निर्माण किया गया, उनकी सत्यता की परख कैसे हुई, पूछताछ करने की सही ढंग को
विद्यार्थियों द्वारा अपनाया गया अथवा नहीं, इस प्रकार की सभी बातों की चर्चा करके उनका मूल्यांकन करके अध्यापक को पूछताछ की प्रक्रिया में यथेष्ट संशोधन और परिमार्जन करने में सहयोग मिलता है। विद्यार्थियों को भी उचित समस्या समाधान, योग्यता और अन्वेषण कला का विकास करने में सहायता मिलती है। अब है प्रक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इंटरैक्शन को पूछताछ प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा संपादित क्रियाओं के प्रति अध्यापकों की विशेष अनुक्रियाएं निम्न प्रकार हो सकती हैं। यह निश्चित करना कि विद्यार्थियों द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सके। पहले भी आपको बताया था कि इस प्रतिमान में छात्रों को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए कहना है जिसमें शिक्षक को केवल हाँ या ना में उत्तर दिया जाए शिक्षक द्वारा। विद्यार्थियों के जो प्रश्न उचित ना हो उन्हें सुधारने के लिए कहा जाता है या उनसे कहा जाता है कि इसको आप दूसरे ढंग से पूछिए। अप्रमाणित कथनों या बातों की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जैसे अभी हमने यह सिद्ध नहीं किया है कि यह एक तरल पदार्थ है। पूछताछ प्रक्रिया की अपनी एक विशेष भाषा है, जहां तक हो सके इसी भाषा का प्रयोग हो। उदाहरण के लिए छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न परिकल्पना अथवा सिद्धांत कहे जाते हैं। छात्र जिन भी प्रश्नों को पूछेंगे वो हाइपोथेसिस है, उनकी थ्योरी है, वो अपनी थ्योरी जो मन ही मन सोचते हैं उसी के अनुसार हाइपोथेसिस बनाते हैं, सिद्धांत अपने मन में बनाते हैं और उनको प्रश्न के रूप में पूछते हैं और उनकी सत्यता की जांच के लिए प्रक्रिया की जांच करते हैं। सत्यता, उन प्रश्नों की सत्यता की जांच करते हैं और इस सत्यता की जांच करने की प्रक्रिया को प्रयोगीकरण का नाम दिया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत परिकल्पना अध्यापक को ना तो अध्यापक द्वारा स्वीकृति ही दी जानी चाहिए, ना ही अस्वीकृत। यानी कि उन्होंने ना ही ये गलत है कहना चाहिए, ना ही ये सही है कहना चाहिए। छात्रों के द्वारा बनाए गए प्रतिपादित सिद्धांत हैं या परिकल्पना है या प्रश्नों को बस उनको कहना चाहिए कि दूसरे ढंग से पूछें आप प्रश्न को हाँ या ना में, जिसका उत्तर अध्यापक दे सके। विद्यार्थियों से उनकी परिकल्पना अथवा सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से सामने रखने और उनके सामान्यीकरण के लिए और व्यापक आधार तलाश करने के लिए जोर डालना चाहिए टीचर के द्वारा। अगला है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली जो तीसरा तत्व है किसी भी प्रतिमान का, सामाजिक प्रणाली जो होता है, सोशल सिस्टम इसको कहते हैं हम, ये तीसरा तत्व है। तो ये क्या होता है, प्रत्येक प्रतिमान की अपनी एक सामाजिक प्रणाली होती है। इसमें हमें यह पता चलता है कि छात्र और शिक्षकों के मध्य क्रिया तथा अंतःक्रिया का आयोजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों के व्यवहार में नियंत्रण रहे, साथ ही उनमें वांछित परिवर्तन भी लाया जा सके। सामाजिक प्रणाली हमें अभिप्रेरणा देने वाली प्रविधियों के विषय में भी बताती है। प्रत्येक प्रतिमान यह मानकर चलता है कि प्रत्येक कक्षा एक समाज है और उस समाज के नियंत्रण तथा सुधार करने के लिए कोई न कोई एक निश्चित प्रकार की सामाजिक प्रणाली अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो पूछताछ प्रक्रिया जो ये प्रतिमान है, इसकी जो सामाजिक प्रणाली है, इसमें क्या होता है। अब आप समझ गए कि सामाजिक प्रणाली का क्या उद्देश्य है, कि ये कक्षा को एक लघु समाज के रूप में मानता है और इस लघु समाज को चलाने के लिए एक सामाजिक प्रणाली होनी चाहिए। तो इसमें इंक्वायरी मॉडल में पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान सामाजिक प्रणाली के नियंत्रण को बहुत अधिक महत्व देता है। इस मॉडल के द्वारा इस प्रणाली को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों? विचारों के आदान प्रदान में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही बराबर की भूमिका निभाते हैं। छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक हाँ या ना में उत्तर देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को पूछताछ करने और प्रोत्साहन देने का कार्य करते हैं।
अभी बात हुई थी, मोटिवेट करते हैं, उनको पूछताछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं उनको, ताकि और पूछताछ कर सके। प्रारंभ में सामाजिक भूमिका और नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक होता है। छात्रों पर अधिक नियंत्रण होता है शुरू में। धीरे धीरे जैसे जैसे विद्यार्थी पूछताछ करने के ढंग से परिचित होने लगते हैं, नियंत्रण वैसे वैसे कम होने लगता है। विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय सहयोग के अवसर दिए जाते हैं। उन्हें सोचने, विचारने की और इस तरह प्रेरित किया जाता है कि वह समस्या का समाधान करने और रहस्यों की खोज करने के वैज्ञानिक ढंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। इस प्रतिमान की सफलता का श्रेय ही सहायतापूर्ण खुले वातावरण को दिया जाता है, जो अध्यापक विद्यार्थी और विद्यार्थी के साथ चलने वाली पारस्परिक अंतःक्रिया के रूप में प्रस्फुटित होता रहता है। शिक्षक इस प्रतिमान में नेतृत्व प्रदान करता है, छात्रों को पूछताछ करने के लिए प्रेरित करता है, प्राप्त निष्कर्षों के परीक्षण के लिए अवसर देता है। शिक्षक और छात्रों के मध्य सहयोग का खुला वातावरण होता है। अब है अवलंब प्रणाली, या इसको हम सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं या मूल्यांकन प्रणाली भी कहते हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली किसी भी प्रतिमान का चौथा महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके द्वारा हमें यह मालूम होता है कि शिक्षण के उद्देश्य हमने किस सीमा तक प्राप्त किए हैं और छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन कहाँ तक लाया जा सका है। इस प्रकार से यह प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, अवलंब प्रणाली, जो भी है सपोर्ट सिस्टम, शिक्षण के सफलता या असफलता की कथा कहती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, शिक्षण की उपयोगिता की जांच कर उनमें सुधार और परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन या अवलंब या सपोर्ट सिस्टम है। विभिन्न प्रकार के प्रतिमान विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली के विषय में अपने लक्ष्य के अनुसार दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। यहाँ पर हमने पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान लिया है, तो इसकी जो अवलंब प्रणाली है उसमें क्या होता है, इस प्रतिमान के प्रयोग हेतु अध्यापक को लिखित रूप में किसी समस्या या घटना का वर्णन करने वाली सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। पूछताछ करने के उचित तरीकों और युक्तियों के विषय में उचित प्रशिक्षण एवं विद्यार्थियों के भौतिक एवं ज्ञान के स्तर की जानकारी पड़ती है। जानकारी की आवश्यकता होती है। समस्या समाधान में सहायक उपयुक्त साधन एवं स्रोतों की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। छात्र समस्या समाधान के माध्यम से अपना कार्य कितने और किस सीमा तक प्रभावशाली ढंग से करते हैं, इस से हमें यह पता चलता है। अब है प्रतिमान का प्रयोग। जर्ज सचमैन पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का जो उपयोग है वो इस प्रकार है। यह प्रतिमान विद्यार्थियों को क्रमबद्ध एवं नियोजित ढंग से पूछताछ करने के कौशल का प्रशिक्षण देता है। इसे एक प्रशिक्षण तकनीकी के रूप में देखा जाता है, पढ़ने अथवा ज्ञान प्रदान करने की विधि के रूप में नहीं। यह प्रतिमान पाठ्यक्रम के लिए विशेषकर प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। पूछताछ करने के प्रशिक्षण के साथ ही विषय विशेष का ज्ञान भी विद्यार्थी अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए अध्यापक किसी विषय के प्रकरण को अपना आधार बना सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह वैज्ञानिक अध्ययनों में अधिक उपयोगी होता है। यह छात्र में प्रश्न करने की प्रवृत्ति का निर्माण करती है। छात्रों में इससे वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है। इस प्रतिमान के प्रयोग से छात्रों को स्पष्ट तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। छात्रों की जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है। प्रत्येक शैक्षिक परिस्थिति में इस प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रतिमान का विकास भौतिक विज्ञान शिक्षण हेतु किया जाता है। वर्तमान में अन्य विषयों में भी किया जाने लगा है। यह सभी कक्षाओं के शिक्षण में उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसका उपयोग वहीं होता है जहां कोई समस्यात्मक परिस्थिति होती है। यह प्रतिमान छात्रों में पारस्परिक संबंधों के विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।
अब हम पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रयोग का दृष्टांत यहाँ पे देते हैं। सपोज करिए एक उदाहरण हम दे रहे हैं यहाँ पे, समस्या और उसका प्रस्तुतिकरण। जो हमने कहा सबसे पहली जो अवस्था थी उसमें समस्या और उसका प्रस्तुतिकरण, तो यहाँ पर हम एक समस्या दे रहे हैं उदाहरण के रूप में। प्रधानाध्यापक गुप्ता जी परिवार सहित गर्मियों की छुट्टियां बिताने गए हुए थे। वापस आने पर क्या देखते हैं कि उनका बगीचा बुरी तरह से उजड़ा हुआ है, पेड़ पौधे टूटे हुए हैं तथा बाड़ा भी शत विक्षत है, परंतु दरवाजे का ताला वैसे का वैसा ही लगा हुआ है। उन्होंने ताला खोला और बैठक में प्रवेश किया। खिड़कियां बंद थी, सामान पर धूल जमी हुई थी। एक तस्वीर जो छत से आधा मीटर नीचे कमरे की दीवार पर लगी हुई थी नीचे गिर गई थी और उसका शीशा चूर चूर होकर फर्श पर बिखर गया। गुप्ता जी तेजी से अलमारी की ओर मुड़े। अलमारी खुली हुई थी लेकिन उसका सारा सामान सुरक्षित था। पूरा परिवार आश्चर्यचकित, उनकी अनुपस्थिति में यहाँ क्या हुआ यही सोचकर सब परेशान थे। आप वहां उपस्थित होते तो ऐसी अवस्था में गुप्ता परिवार की परेशानी को दूर करने में सहायता कर सकते थे। अगर हाँ तो कैसे? समस्या को मौखिक और लिखित रूप में सभी विद्यार्थियों के सामने रखने के पश्चात अध्यापक यह प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों को पूछताछ करने के ढंग के बारे में प्रारंभिक आवश्यक जानकारी दे दी जाए। अब दूसरी जो स्टेज थी संरचना, सिंटेक्स, संभावित कक्षा अंतःक्रिया की रूपरेखा क्या होगी। जैसे ही बच्चों के सामने यह समस्या रखी जाएगी, इस कार्य के लिए संभावित कक्षा अंतःक्रिया निम्न प्रकार हो सकती है। कोई एक छात्र है जिसका नाम है रमेश। रमेश कह रहा है, क्या किसी बाहरी पशु के पैरों के निशान बगीचे में पाए गए? अध्यापक ने कहा नहीं। फिर रमेश ने पूछा, क्या बैठक के कमरे में कोई पालतू जानवर बंद रह गया था? अध्यापक ने जवाब दिया नहीं। यहाँ विद्यार्थी यह जान सकते हैं कि किसी पशु की उपस्थिति संबंधी उनकी परिकल्पना ठीक नहीं है। विद्यार्थियों ने सोचा होगा क्या पता कोई पशु आया होगा, तो उसने हाइपोथेसिस बनाई, परिकल्पना बनाई, तो उसने 2 प्रश्न पूछे, तो वो परिकल्पना यहाँ पर रद्द हो गई क्योंकि पालतू जानवर नहीं था। महेश, अगला स्टूडेंट, वो पूछ रहा है, क्या अलमारी के अलावा अन्य जगह रखी हुई सभी वस्तुएं सुरक्षित थी? अध्यापक ने कहा हाँ। महेश, घर से क्या कोई चीज गायब थी? अध्यापक नहीं। विद्यार्थी ने जो अनुमान लगाया था यहाँ पर कि चोरी संबंधी परिकल्पना उसकी थी कि कहीं चोरी तो नहीं हुई, तो उसने सामान की पूछताछ की। नरेश, तीसरा विद्यार्थी है, उसने पूछा, क्या उसमें उस समय कोई तूफान आया था? अध्यापक, कहा नहीं जा सकता, इस बात की जांच करनी होगी। तो यहाँ पर अध्यापक ने कहा कि जांच करनी होगी। सुरेश, खिड़कियां बंद थी? अगला स्टूडेंट पूछा। अध्यापक, हाँ, यह तुम लोगों को पहले ही बता दिया गया है। जो कहानी थी उसमें बताया कि खिड़कियां बंद थी। दिनेश, अगला प्रश्न, क्या घर में बहुत अधिक धूल और पत्तियां थी? अध्यापक ने कहा हाँ। दिनेश, क्या घर में गिरकर टूट जाने वाली तस्वीर जहां थी, क्या उसके सामने कोई रोशनदान था? अध्यापक ने कहा हाँ। दिनेश, क्या रोशनदान बंद था? अध्यापक ने कहा नहीं। दिनेश, फिर तो कारण मिल गया, तेज हवा का झोंका रोशनदान में से होकर आ गया होगा। अध्यापक, ठीक, क्या इस कारण की आगे पुष्टि की जा सकती है? हाँ। अध्यापक का उत्तर हाँ में था, तो उसने पूछा कि इसकी पुष्टि हो सकती है, वेरीफाई हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। मिथिलेश, अगला जो स्टूडेंट है, क्या चौकीदार अथवा पड़ोसियों ने इन छुट्टियों में किसी तूफान के आने के विषय में कुछ बताया था? अध्यापक ने कहा हाँ। गणेश, स्थानीय समाचार पत्र में कोई समाचार तूफान के बारे में अवश्य छपा होगा। अध्यापक, छपा था, हाँ छपा था। लेकिन तुम इन सब बातों से किस नतीजे पर पहुंच सकते हो, साफ साफ बताओ। दिनेश, गर्मियों की छुट्टी में कोई तूफान आया था। इस तूफान ने ही बगीचे को नष्ट किया। बैठक के कमरे की खिड़कियां बंद थी, परंतु दीवार पर लटकी तस्वीर के आगे का रोशनदान खुला हुआ था। इसी से तूफान के झोंके अंदर आते रहे, जिससे तस्वीर टूटकर चकनाचूर हो गई और कमरे तथा फर्श में धूल और पत्तियों का ढेर लग गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।